परवीन को अगले दिन फांसी लगने वाली थी और जितने भी लोग थे सारे लोग चाहते थे कि परवीन को फांसी लग जाए। उस पर आरोप था कि उसने अपनी ही 3 छात्राओं के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी। परवीन जेल में बंद रात दिन रोता रहता था और अपने मरने के दिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उससे जेल में मिलने उसकी तलाकशुदा पत्नी आती है। वो पत्नी जिसे वो अपने घर से 5 साल पहले भगा दिया था मारपीट करके और तलाक ले लिया था, वही पत्नी आती है उससे जेल में मिलने और वो कुछ ऐसा सबूत लेके आती है परवीन के पास कि परवीन को लगता है कि अब वो फांसी से बच जाएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इसीलिए आप कहानी को अंत तक देखें। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। परवीन की उम्र अभी मुश्किल से 30-32 वर्ष रही होगी और वो इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाया करता था। अभी जो वो पढ़ाता था लगभग 400-500 बच्चों को पढ़ाता था। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे परीक्षा की तैयारी कराता था। 400-500 विद्यार्थी में से कुछ जो अच्छे तेज विद्यार्थी थे उसको वो चुन लेता था, एक एग्जाम लेता था और उस एग्जाम में 10-15 ऐसे विद्यार्थी को चुनता था जो बहुत ही तेज होते थे और उसके लिए वो फ्री में रहने की व्यवस्था करता था, फ्री में खाने की व्यवस्था करता था और फ्री में पढ़ाई की भी व्यवस्था कराता था। इस बार जो उसने 400-500 विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों को चुना था, टॉप 15 विद्यार्थियों को चुना था, उसमें से 3 लड़कियां भी थी। जो परीक्षा के बाद जिन विद्यार्थियों को चुनता था उस पर वो कुछ विशेष ही ध्यान देता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर होता यह है कि वो जो स्पेशल बैच की वो जो 3 लड़कियां होती है वो लापता हो जाती है। बहुत खोजा जाता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। जब उन लड़कियों के माता पिता को ये बात पता चलती है तो वो पुलिस में कंप्लेन करती है और पुलिस इस मामले को अपने तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो उसे कुछ उस तरीके का सबूत नहीं मिलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो जो भी सबूत मिलते हैं उस सब सबूत में परवीन ही दोषी ठहराया जाने लगता है। जो 3 लड़कियों के माता पिता थे वो परवीन पर ही आरोप लगाते थे, क्योंकि वो लड़की परवीन के यहाँ रहकर ही पढ़ाई करती थी। उसके आवासीय मतलब उसके रहने खाने सब की व्यवस्था परवीन ही करता था, तो जाहिर सी बात है कि शक परवीन पर ही जाता था। और कुछ इस तरीके से सबूत मिलते चले गए, संयोग से वो सारे सबूत परवीन को ही दोषी करार देते थे। सारा जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने परवीन को ही दोषी पाया। कोर्ट में ये केस चला और इस तरीके से कुछ घटनाक्रम चला जिसके कारण परवीन को उन 3 लड़कियों के दुष्कर्म और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी जाती है। ये मामला चूंकि बहुत हाईलाइट हो चुका था तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा सेंसेशनल मामला हो गया था। उसके बाद माफी के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है मामले को, लेकिन राष्ट्रपति भी इस मामले को इस फांसी को बरकरार रखते हैं कि हाँ, इसको फांसी दिया ही जाएगा, फांसी की माफी नहीं देते। परवीन जेल में बंद होता है और उसके फांसी का दिन मुकर्रर हो जाता है, फांसी का डेट निकल जाता है कि इस दिन परवीन को फांसी दी जाएगी। परवीन जेल में बंद रो रो कर अपने मरने के दिन गिन रहा था, सर पटकता था। परवीन को पता था कि ये सारे जो गलतियां हैं ये उसने नहीं की, लेकिन वो हमेशा रोया करता था, चिल्लाया करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस गलती की सजा मुझे मिली है। जब उसके फांसी को 4-5 दिन बचे तो उसे हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया जाने लगा। हेल्थ चेकअप करा के इसे बताया गया 4-5 दिन बाद तुझे फांसी दे दी जाएगी और इसे एक दूसरे सेल में बंद कर दिया गया। जब किसी भी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो उसे एक सामान्य कैदी से अलग उसे एक अलग व्यवस्था दे दी जाती है, तो इसे एक अलग सेल में बंद कर दिया गया। फिर जब फांसी को 1 दिन बचे इसे बताया गया कि कल तुझे फांसी दी जाएगी। ये बात जब वो सुना तो उसे बर्दाश्त ना हो पाया और वो जो कमरा था, कमरा के दीवार पर सर पटकने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा और वो हुंकारे मार मार के चीखने लगा। छत की तरफ सर करके कहने लगा कि हे भगवान, मुझसे
कौन सी ऐसी गलती हुई जिसकी सजा तू ये मेरी जिंदगी लेकर फांसी के रूप में दे रहा है? क्योंकि मैंने इन 3 लड़कियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया। मैं नहीं जानता कि इन 3 लड़कियों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन किस गलती की सजा दे रहा है कि मैं इस मामले में, इस सजा में फांसी को जा रहा हूं। वो बिच्छो हो कर रो रहा था। तभी उसे बाहर से जो पुलिस खड़ी थी, पुलिस आके कहती है कि तुमसे कोई औरत मिलना चाहती है। चूंकि वो तो अंदर से बहुत टूट चुका था, इसीलिए वो पुलिस से मना कर देता है कि नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे अकेले छोड़ दो। फिर वो जो पुलिस है कुछ देर बाद फिर आती है और कहती है पुलिस कि वो महिला कह रही है कि उसे तुमसे मिलना है। वो कह रही है कि वो तुम्हारी पत्नी है। परवीन जो ही अपनी पत्नी का नाम सुनता है कि एकदम से ये चिल्लाता है, कहता है आने दो उसे। जब परवीन की पत्नी आती है इससे मिलने, तो ये उसका हाथ पकड़ के रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मेरी पत्नी की हाय लग गई, मैंने अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद किया, क्या मुझे उसी की हाय तो नहीं लग गई। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के रोए जा रहा था। असल में जो परवीन की पत्नी होती है उसका नाम होता है सुहानी। सुहानी के बाप का कोई पता नहीं होता है। असल में जब परवीन दिल्ली में पढ़ाई करने जाता है, उसी समय उसकी मुलाकात सुहानी से होती है। असल में सुहानी का जो घर होता है वो जीबी रोड में होता है, मतलब एक बेश्या की मंडी में होता है। वो एक बेश्या की बेटी होती है। ये बात परवीन को जब उससे प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसके बाद उसे ये बात पता चलती है। जब पहली बार परवीन सुहानी से शादी की बात करता है तो सुहानी अपनी सारी सच्चाई परवीन से बता देती है कि मेरा घर यहाँ है, मेरी माँ वेश्यावृत्ति करती है और मेरे बाप का पता नहीं। अगर इसके बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो परवीन उससे खुशी खुशी अपना लेता है। लेकिन समस्या शुरू तब होती है कि वो तो शादी कर लेता है, लेकिन शादी करने के बाद जब वो सुहानी को लेकर अपने घर में आता है, कुछ दिन तक ठीक रहता है, लेकिन घर वालों को जो ही ये बात पता चलती है कि ये जो सुहानी है एक वेश्या की लड़की है, एक वेश्या की बेटी है, ये एक कोठे पर तवाइफ के यहाँ से आई है। ये बात परवीन के घर वाले को नागवार गुजरता है और वो बहुत ही प्रताड़ित करने लगते हैं सुहानी को, तरह तरह के उलाहने देने लगते हैं, तरह तरह के कष्ट देने लगते हैं। सुहानी के प्रति परवीन के मन में बुरी बुरी बातें भरने लगते हैं, उसके प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं और वो इसमें सफल भी हो जाते हैं। सुहानी चूंकि सारी बात बता चुकी थी शादी से पहले परवीन को, इसीलिए अब ये उसके आत्मसम्मान पर ठेस की तरह थी। वो भी कितना बर्दाश्त कर सकती थी, फिर भी वो झेल रही थी। फिर ऐसा हुआ कि उसके घर वालों ने, उसके सास ससुर ने परवीन का इस तरीके से कान भरा कि परवीन भी सुहानी के विरोध में खड़ा हो गया और सुहानी को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और उससे अपना सारा रिश्ता खत्म कर लिया, तलाक दे दिया। आज से 5 साल पहले उसने तलाक दिया था। तलाक के बाद पहली बार वो अपनी पत्नी को देख रहा था। आज जब जेल में सुहानी उससे मिलने आई थी तो उसका हाथ पकड़ के रो रहा था और उसे पता था कि सुहानी को जो मैंने दुख दिए इसमें सुहानी की कोई गलती नहीं थी, मैंने इसे दुख दिए हैं। वो सुहानी से कहता है कि सुहानी, मैं तुम्हारा गुनहगार जरूर हूं, लेकिन ये जो 3 लड़कियों के दुष्कर्म और हत्या के आरोप में मुझे फंसाया जा रहा है उसमें मैं दोषी नहीं हूं। तो सुहानी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूं कि आप आरोपी नहीं हैं, क्योंकि जिन 3 लड़कियों के आरोप में आपको फंसाया जा रहा है, मैं उन तीनों लड़कियों को जीबी रोड के एक कोठे पर देखी हूं। ये बात जब परवीन सुनता है तो उसे लगता है कि एक नया जीवन मिल गया। पहले तो उसे लगता है कि शायद सुहानी उसके साथ मजाक कर रही है, फिर उससे पूछता है कि मजाक कर रही हो क्या, तो वो कहती है कि नहीं, अगर कोई चाहे तो मैं उसे उस लड़की से मिलवा सकती हूँ। फिर ये बात जेलर को बताई जाती है। जेलर को भी इस बात पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब सुहानी कहती है कि आप चाहो तो चलो मैं उस लड़की से आपको मिलवा सकती हूँ, फिर जेलर इस मामले से कोर्ट को अवगत कराती है।
कोर्ट आनन फानन में बहुत जल्दी से इस पर सुनवाई शुरू करता है, क्योंकि कोर्ट को पता होता है कि अगर इसमें जल्दी से सुनवाई न की जाएगी तो हो सकता है कि एक निर्दोष को कल फांसी दे दी जाए। लेकिन कोर्ट इस चीज को गुपचुप तरीके से करना चाह रही थी, क्योंकि कोर्ट सोच रही थी कि अगर वास्तव में लड़की कोठे पर मिल गई तब तो परवीन निर्दोष साबित हो जाएगा, और अगर नहीं हुई तो इसे फांसी दे दी जाएगी। तो इसीलिए कोर्ट इसको गुपचुप तरीके से अब इसका पता लगाना चाहती थी। तो सुहानी जहां बताई थी अपने साथ पुलिस को लेकर गई, और जब उस कोठे पर छापा मारा गया तो वहां से वो 3 लड़कियां बरामद हुई। जब उन 3 लड़कियों ने पुलिस को देखा तो वो लड़की भी रोने लगी। उसे लगा कि मुझे दलदल से निकालने वाला, इस गंदगी से निकालने वाला कोई आ गया है, मुझे एक नया जीवन मिल गया है। उन तीनों लड़कियों को कोर्ट में लाया गया, और वहां पर जब उसके माँ बाप ने अपनी लड़कियों को देखा तो गले लगा लगा कर रोने लगे। फिर लड़कियों ने अपनी कहानी बताई कि कैसे किसी दूसरे के द्वारा उसे नशा देकर अपहरण करके और मंडी में बेच दिया गया था, और इस तरीके से कोर्ट के तरफ से परवीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, निर्दोष साबित कर दिया जाता है, और इसकी जो फांसी की सजा होती है टल जाती है। ये जितनी भी प्रक्रिया होती है उसमें एकदम कदम से कदम मिलाकर खड़ी होती है परवीन की तलाकशुदा पत्नी सुहानी, जिसको परवीन आज से 5 साल पहले अपने घर वालों की बातों में आकर पीट कर घर से बाहर निकाल चुका होता है, तलाक दे चुका होता है। जब परवीन जेल से बाहर आता है रिहा होकर, तो वो जो 3 लड़कियों के माता पिता थे वो परवीन से क्षमा मांगते हैं। ये सब जब हो रहा होता है तब परवीन को छोड़कर सुहानी जाने लगती है। तो परवीन सुहानी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? सुहानी कहती है, मैं गंदगी की रहने वाली थी जिसे आपसे प्यार हुआ और आपने अच्छे जगह में लाके रखा। उसके बाद आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया जिसके कारण मुझे फिर से उसी दलदल में वापस लौटना पड़ा, उसी गलत रास्ते को चुनना पड़ा। उसके बाद मैं उसी में रच पच गई थी, कभी आपके सामने नहीं आती, लेकिन मैं एक पेपर में पढ़ी आपको फांसी दी जाने वाली है, तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि मेरी दुनिया लूट रही है, और मैं ये भी देखी कि जिस लड़की के आरोप में आपको फांसी दी जा रही है वो तो जीबी रोड के ही एक कोठे पर उपलब्ध है। मैं उस गंदगी से आई, अपने पति को छुड़ाना, अपने पति को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य था, मैंने न्याय दिलाया, और अब मैं फिर उसी गंदगी में वापस जा रही हूँ। परवीन उसका हाथ पकड़ के रोने लगता है, उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि वापस मत जा, अब मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, कौन क्या कहता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मगर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो सुहानी एक बहुत ही कठोर बात कहती है कि जिस समय मैं पहली बार आपके घर आई थी, भले ही मैं एक वेश्या की लड़की थी, लेकिन मैं खुद वेश्या नहीं थी। तब भी आपने अपने घर वालों के बातों में आकर मुझे नहीं अपनाया। तब तो सिर्फ मेरी माँ वेश्यावृत्ति करती थी, तब तक मैंने एक बार भी अपने जिस्म को नहीं बेचा था, लेकिन वहां से आने के बाद मैं रोज रात गैर मर्दों के साथ सोती हूँ, मैं खुद एक वेश्या बन चुकी हूँ, क्या अब भी आप मुझे अपनाओगे? ये बात परवीन के गाल पे एक तमाचे की तरह था, क्योंकि ये बात छोटी सी नहीं थी। परवीन को एहसास हो चुका था कि एक लड़की जिस दलदल से निकलना चाह रही थी, मैंने उसे फिर से उसी दलदल में फेंक दिया। वो सुहानी से माफी मांगता है और कहता है कि आज तक जो हुआ सो हुआ, तुमने जो भी किया वो सब मेरी गलती का ही परिणाम है, लेकिन तुम मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी रहेगी। और उसके बाद वो सुहानी को लेकर अपने घर आ जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में अपना नाम अवश्य लिखें और अपना पता अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपके नाम का जिक्र कर सकूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।